हेलो। हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे। आज इंडक्शन मोटर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसमें समरी कर लेते हैं पिछले क्लास से मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो सबसे पहले हम देखे थे कि एसी मोटर का क्लासिफिकेशन देखे थे। सर्वप्रथम मोटर के संदर्भ में इलेक्ट्रिकल मोटर का क्लासिफिकेशन देखे थे। इसका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो मेन पार्ट्स है स्टेटर और रोटर के बारे में पढ़े थे। ठीक है। स्टेटर तो सिर्फ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए स्टेटर का प्रयोग करते हैं और रोटर का प्रयोग शॉर्ट सर्किट कंडक्टर के रूप में करते हैं। और सिंक्रोनस स्पीड क्या है, जिस स्पीड में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसी को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और रोटर स्पीड क्या है, क्या कहते हैं कि रोटर स्पीड जो है और स्लिप देखे थे, दोनों की स्पीड में क्या अंतर है, ये हम पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे। उसके बाद इंडक्शन मोटर में पढ़े थे कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, जो टार्क लगता है, वह दो तरह का टार्क है, स्टार्टिंग टार्क एंड रनिंग टार्क। इसके विषय में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। टार्क और स्लिप में हम क्रिटिकल स्लिप भी देखे थे, टार्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे और ऑपरेशन मोड ऑफ मोटर देखे थे इंडक्शन मोटर में। पिछले क्लास में मतलब पार्ट 3 में हम लोग मोटर का जो स्टेटर है इसमें थ्री फेज के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए थ्री फेज की वाइंडिंग होती है। थ्री फेज के लिए 3 वाइंडिंग की जाती है, UV, W। और इसका जो टर्मिनल आउटपुट निकलता है टर्मिनल बॉक्स पर, उस टर्मिनल का हम लोग टर्मिनल सीक्वेंस के बारे में पढ़े थे। और टर्मिनल सीक्वेंस किस तरह से ज्ञात की जाती है और उस ज्ञात किए हुए टर्मिनल सीक्वेंस का आपस में किस तरह से इंटरकनेक्शन होता है स्टार में या डेल्टा में, इसको भी देखे थे। स्टार और डेल्टा किसी केस में हो सकता है इंटरकनेक्शन। मोटर को सप्लाई वोल्टेज थ्री फेज की दी जाती है स्टेटर कॉइल में। तो स्टेटर कॉइल में जो लाइन वोल्टेज है वह लाइन वोल्टेज सीधा स्टेटर कॉइल तक पहुंचाने के लिए पाथ डेवलप होता है, उस डेवलपिंग पाथ को हम लोग पावर सर्किट कहते हैं। तो पावर सर्किट सोर्स से, थ्री फेज सोर्स से स्टेटर को दी जाने वाली थ्री फेज सप्लाई का जो सर्किट है वही पावर सर्किट है। उस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से सर्किट बनाई जाती है जिसको कंट्रोल सर्किट कहते थे। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं, आज हम देखेंगे नेम प्लेट ऑफ मोटर। नेम प्लेट ऑफ मोटर, मोटर का नेम प्लेट में क्या क्या चीज़ें रहती है। तो नेम प्लेट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो लिखी हुई बातें होती है वह 6 भाग में वर्गीकृत होती है, उसका 6 भाग में वो वर्गीकृत होती है। 6 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट्स है इलेक्ट्रिकल इनपुट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इनपुट जो है यह नेम प्लेट का पहला पार्ट्स है।
इलेक्ट्रिकल इनपुट में क्या क्या होता है, पहले हम पार्ट्स का नाम देख लेते हैं, ये भाग खंड का नाम लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इनपुट, मैकेनिकल इनपुट, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कंस्ट्रक्शन एंड नेमा। ये जो 6 खंड है, इस 6 खंड में ही मोटर के नेम प्लेट में, नेम प्लेट पर सारी डिटेल्स लिखी होती है, मोटर की हिस्ट्री लिखी हुई होती है। अब बारी बारी से देखते हैं कि पहला है इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट में 6 पॉइंट होता है। वोल्टेज, मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में दी जाने वाली वोल्टेज का वैल्यू लिखा रहता है, लाइन वोल्टेज। फिर उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 साइकिल है या 60 साइकिल है, ये लिखी हुई होती है। तो इंडिया में तो 50 साइकिल ही का ही वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। अमेरिका, यूएसए या अदर कंट्री, चाइना वगैरह में, जर्मनी में 60 साइकिल 60 साइकिल का वोल्टेज बनाई जाती है। तो भारत के लिए फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल। वोल्टेज, लाइन वोल्टेज 415 से 440 के बीच रहता है, ठीक है। तो 415 वोल्ट हम 50 साइकिल के लिए यूज करते हैं। फिर अगर 415 वोल्ट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल, 440 वोल्ट रहता है, फ्रीक्वेंसी 60 साइकिल इंडिकेट रहती है। फेज, तीसरा पॉइंट है फेज। ये फेज से मतलब है कि स्टेटर में जो वाइंडिंग की हुई है, स्टेटर में कॉइल वाइंडिंग है, वह कितने फेज के लिए है, 3 फेज के लिए है या सिंगल फेज के लिए है। अगर 3 फेज के लिए है तो उसमें 3 कॉइल होगी, या सिंगल फेज के लिए है तो उसमें 2 कॉइल बनी होगी। तो फेज का मीनिंग ये होता है। आगे फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का मीनिंग ये है कि जब मोटर को स्टार्ट की जाती है और उस पर जो लोड डाली जाती है, लोड की अवस्था में मोटर में कितना लाइन करंट वह ले रहा है, टोटल कितना करंट वो ले रहा है, कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, उसी को लाइन करंट कहते हैं, फुल लोड करंट कहते हैं। यह फुल लोड करंट, मान लिया कि ये फुल लोड करंट भी इंकित रहती है, ठीक है। तो यह फुल लोड करंट क्या होता है, एचपी का लगभग 1.5 गुना होता है। तो एचपी क्या है, वो मैकेनिकल इनपुट है। तो हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देख रहे हैं। अगला पॉइंट है पावर। तो इस पर वोल्टेज और करंट दोनों है। चूँकि यह इंडक्टिव लोड है मोटर, तो इसमें करंट जो है वोल्टेज से पीछे चलता है, लैगिंग करता है। तो कितने डिग्री से पीछे चलता है, कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री से करंट वोल्टेज से पीछे चलता है, या कोसाइन एंगल ऑफ लैगिंग एंगल जो कॉस में होगा, कॉस फाई, इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। इंडक्टिव लोड में करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं होता है, करंट हमेशा लैग करता है, वोल्टेज से पीछे चलता है। तो कितना डिग्री से पीछे चल रहा है, तो उसका कॉस में जो वैल्यू होगा वही, मान लेंगे फाई एंगल से पीछे चलता है तो कॉस फाई, या कॉस फाई होता है। इसी को पावर फैक्टर कहते हैं। और ये जो पावर फैक्टर जो होता है वह 0.8 0.7 के आसपास, 0.7 से 0.9 के आसपास रहता है। और यह पावर फैक्टर का दूसरा भी एक परिभाषा है कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर मतलब वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर को एक्टिव पावर कहते हैं। एपरेंट पावर से मतलब है वोल्टेज इंटू करंट को हम एपरेंट पावर कहते हैं। इसके अनुपात को भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। टाइप से मीनिंग है कि मोटर सिंगल फेज की है या 3 फेज की है, साथ ही साथ यह सिंगल स्पीड है कि मल्टी स्पीड का मोटर है।
एक स्पीड में चलने वाली है या एक से अधिक स्पीड में चलने वाली ही मोटर है, इसी को हम ये बातें टाइप के अंतर्गत आती है। तो ये जो 6 पॉइंट था, ये 6 पॉइंट इलेक्ट्रिकल इनपुट के नाम से जानी जाती है। अब मैकेनिकल इनपुट के बारे में देखते हैं। मैकेनिकल इनपुट में 2 टर्म होता है, KW किलोवाट या HP। मोटर कितने किलोवाट की है या कितना HP की है, किलोवाट। 746 वाट को हम 1 HP कहते हैं और 1000 किलोवाट को हम 1 किलोवाट का 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। तो मोटर की रेटिंग जो है KW में या HP में होती है। इसका कन्वर्सन क्या है कि 1 किलोवाट में 1.34 HP होता है या 0.746 वाट को हम 1 किलोवाट कहते हैं। ठीक है। फुल लोड स्पीड से मतलब है कि एक्चुअल रोटर स्पीड क्या है। जब मोटर रनिंग पोजीशन में आता है, रनिंग कंडीशन में आता है, तो उसका जो रोटर है, रोटर का जो शाफ्ट घूमता है वह किस स्पीड से घूमता है, उसकी स्पीड रोटेशन पर मिनट क्या है, इसी को हम फुल लोड स्पीड कहते हैं। फुल लोड स्पीड ऑन फुल लोड टॉर्क पर। ठीक है। इसको स्लिप स्पीड के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। तो एक्चुअल रोटर स्पीड को हम ये फुल लोड स्पीड कहते हैं। यह रोटर स्पीड को दिखाता है। अगला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के संदर्भ में रहती है उसकी इफिशियंसी। मोटर की दक्षता क्या है, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। मोटर में इनपुट इलेक्ट्रिकल कितना पावर दिए और आउटपुट पावर कितना आउट हुआ निकला, इसी के अनुपात को इफिशियंसी कहते हैं। तो इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट की जाती है। तो मोटर की इफिशियंसी इंडक्शन मोटर की 80 से लेकर के जो है कि 90% के बीच में के आसपास होती है। ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी भी रखती रहती है। ये परफॉर्मेंस के केस में आता है। ड्यूटी, ये ड्यूटी से मतलब है कि कंटिन्यूसली रन, लेंथ ऑफ टाइम, मोटर कितना देर तक कंटिन्यूस रन कर सकता है, यह यही चीज़ इसके ड्यूटी के अंतर रखी जाती है। तो कंटिन्यूस रन कर सकता है कंटिन्यूस, तो इसके लिए S1 रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। S1 मतलब वह कंटिन्यूसली रन करता है। तो ये 2 चीज़ थी आपका परफॉर्मेंस। अब देखिए एबिलिटी में 3 बातें आती है। एबिलिटी में 3 बातें क्या क्या आती है। इंसुलेशन क्लास, स्टेटर के अंदर जो 3 फेज की वाइंडिंग होती है, कॉइल और उसके स्टेटर कोर के बीच में जो इंसुलेशन प्रयोग होता है, जो कुचालक पदार्थ रखी जाती है, वह किस क्लास की है। तो इंसुलेशन क्लास हम जानते हैं, इसका जो क्लास होता है YAEBFHC, ये इंसुलेशन क्लास है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो Y का 85 डिग्री सेल्सियस है इस तरह से, और Y उसके बाद YAEBFHC, C का 180 डिग्री है, 180 से एबोव है। इस तरह से YAEBFHC में कौन सा इंसुलेशन इसमें प्रयोग किया गया है वो इंडिकेट करता है। तो या तो बी इंसुलेशन क्लास बी का प्रयोग होगा, तो 130 डिग्री सेल्सियस तक इसका वाइंडिंग टेम्परेचर जो है इसकी वाइंडिंग से सकती है। बी होगा, F होगा, ये बड़े बड़े मोटर में C भी होता है। तो इंसुलेशन क्लास है। टेम्परेचर, मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर, यह अंडर 40 डिग्री सेल्सियस या अंडर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री के अंदर
तक के तापमान पर यह रन कर सकता है। तो जो है कि रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको EFF2 का नोटिफिकेशन दिया जाता है और 60 डिग्री सेल्सियस तक के लिए EFF1 से इंडिकेट की जाती है। तो ये इसका जो है टेम्परेचर रिप्रेजेंट होता है। एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड का मतलब है सी लेवल, एबोव सी लेवल, द मैक्सिमम हाइट एबोव द सी लेवल। ठीक है, यह मैक्सिमम 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो इसकी मैक्सिमम एक समुद्र की गहराई से 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर यूज होने वाला जो मोटर है, इसके लिए इसका नाम, इस संदर्भ को जो रिप्रेजेंट करता है वो एल्टीट्यूड से होता है। एल्टीट्यूड जो है वह मैक्सिमम 1000 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यह मोटर के नेम प्लेट पर एल्टीट्यूड अंकित नहीं रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपका जो है कि रिलायबिलिटी में यह एल्टीट्यूड भी आती है, जो कि मोटर के नेम प्लेट पर नहीं आता। अब देखिए कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत मोटर का जो बॉडी है उसका इंक्लूजर, वह दोनों साइड से कॉम्पैक्ट, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल ढका हुआ है, या बिल्कुल क्लोज है या सेमी क्लोज है, यह डिपेंड करता है इन्वायरमेंट, वह मोटर किस इन्वायरमेंट में चल रहा है। साथ ही साथ मेथड ऑफ कूलिंग, उस मोटर का जो ठंडा होने का जो मेथड है, इस दोनों बात पर ये चीज़ें निर्भर करती है। तो इनक्लोजर में मोटर फुल्ली कॉम्पैक्ट है, क्लोज है कि सेमी क्लोज है, इसके लिए IP या ENCL का इंडिकेट होता है। फ्रेम मतलब उसका बॉडी का टाइप, जो बॉडी है, फ्रेम है, उसका जो है कि किस टाइप का है, उसका फाउंडेशन होल के बीच क्या दूरी है, फाउंडेशन होल से शाफ्ट की ऊंचाई कितनी है, ये सारे चीज़ जो है कि वो उसके फ्रेम का टाइप्स में आता है। तो इसका फ्रेम में ये इसका कंपनी का अपना नंबर ये करता है कि इस फ्रेम टाइप ये है तो इसका मॉडल ऐसा होगा, जैसे 90L फ्रेम नंबर है। बेयरिंग, जो मोटर में जो बेयरिंग प्रयोग की जाती है, रोटर के शाफ्ट पर 2 बेयरिंग रहती है, एक ड्राइविंग इंड में, एक नॉन ड्राइविंग इंड में। तो ड्राइविंग इंड के लिए DE, नॉन ड्राइविंग इंड के लिए NDE। तो ड्राइविंग इंड एंड नॉन ड्राइविंग इंड, जिस साइड में मोटर के शाफ्ट में पुल्ली जुटता है उसको ड्राइविंग इंड कहते हैं, और इसके अपोजिट साइड को नॉन ड्राइविंग इंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि ड्राइविंग इंड के लिए 620, 522 और नॉन ड्राइविंग के लिए 620, 422 बेयरिंग नंबर का प्रयोग हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती है। चौथा लास्ट है, छठा है नेमा। ये नेमा के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर्स है? ये नेमा लेटर कॉर्ड। ये नेमा लेटर कॉर्ड क्या है? नेमा लेटर कॉर्ड A to V, A से लेकर V तक का लेटर प्रयोग होता है लेटर कॉर्ड के अंतर्गत। ये नेमा लेटर कॉर्ड क्या है कि रोटर करंट KVA, रोटर का KVA, रोटर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसमें जो करंट चलती है प्रति HP, पर HP उसका KVA कितना है रोटर का, ठीक है, इसको इंडिकेट करने के लिए लेटर कॉर्ड का प्रयोग होता है। और यह लेटर कॉर्ड A से V तक इंकित होती है। इस A में कितना हो सकता है, कितना KVA लॉक्ड रोटर करंट कितना KVA पर आवर, B में कितना होता है, C में कितना होता है, D में कितना होता है, A से लेकर V तक में इसका चार्ट होता है। तो प्रत्येक मोटर का
रोटर केवीए पर आवर कितना होता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए लेटर कॉर्ड का प्रयोग करते हैं, वो ए से बी तक होता है। डिजाइन लेटर क्या है, ये डिजाइन लेटर ए बी सी या डी, ये तीन ही लेटर प्रयोग होता है, चाहे तो ए होगा, चाहे बी होगा या सी होगा, और सी नहीं होगा, सी के बदले डी होगा। ये तीन लेटर प्रयोग होता है डिजाइन लेटर। ये डिजाइन लेटर क्या दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टार्क एंड करंट, कितना टार्क पर कितनी करंट ले रही है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइन लेटर का प्रयोग की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टार्क एंड करंट। नेमा सर्विस फैक्टर, ये सर्विस फैक्टर क्या है, ये सर्विस फैक्टर मैक्सिमम 1 होता है। तो मोटर ऑपरेट एट द 100% इट्स रेटेड पावर इक्वल टू 1। अगर मोटर 100% आउटपुट अगर दे रहा है तो इसके लिए 1 होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, या 1.5, 1.1, 1.2, प्रत्येक मोटर की अलग अलग होती है। 1 का मीनिंग होता है मोटर ऑपरेट एट द 100% इट्स रेटेड पावर। ठीक है, तो ये हम 6 जो टर्म्स या 6 फैक्टर्स देखे कि उसके नेम प्लेट पर ये 6 फैक्टर्स होते हैं। ये 6 फैक्टर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट है, मैकेनिकल इनपुट है, परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन है एंड नेमा है। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स जो है, 6 फैक्टर्स में कुल 19 पॉइंट हैं। वो 19 पॉइंट ही किसी मोटर के नेम प्लेट पर अंकित रहती है। वो सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक बार इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। वोल्टेज होगी, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी, फेज होगा, फुल लोड करंट होगी, पावर फैक्टर होगा एंड टाइप्स होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट इलेक्ट्रिकल इनपुट के अंतर्गत आएगी। मैकेनिकल इनपुट में 2 पॉइंट होता है, किलोवाट एंड एचपी होती है, दूसरा फुल लोड स्पीड होती है, या फुल लोड स्पीड होती है, ये एक्चुअल रोटर स्पीड होता है। परफॉर्मेंस के अंतर्गत 2 पॉइंट होंगे, एफिशिएंसी होगी और इसकी ड्यूटी होगी। ड्यूटी मैक्सिमम क्लास S1 होती है। S1 मीनिंग होता है कंटिन्यूसली रन, अर्थात लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। रिलायबिलिटी के अंतर्गत जो होता है, रिलायबिलिटी के अंतर्गत 3 पॉइंट होता है। इंसुलेशन क्लास YAEBFSC में से कोई एक होगा। मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर या तो 40 होता है या 60 होता है। एल्टीट्यूड इसके नेम प्लेट पर नहीं होती है, इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम हाइट एबोव द सी लेवल। कंस्ट्रक्शन में 3 पॉइंट होते हैं, इनक्लोजर, फ्रेम एंड बेयरिंग। और नेमा में नेमा लेटर कॉर्ड, नेमा डिजाइन लेटर एंड नेमा सर्विस फैक्टर, ये सारे 19 पॉइंट किसी मोटर के नेम प्लेट पर रहता है। अब हम एक उदाहरण आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसमें मोटर का नेम प्लेट पर दी हुई है, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये कंपनी है सी ग्रुप ग्रैंडॉप्स का। ग्रैंडॉप्स कंपनी है, जिसमें ये देखिए टाइप लिखा हुआ है, ये किस टाइप का मोटर है वो लिखा हुआ है। उसका नंबर, कैटेगरी नंबर क्या है, पार्ट्स नंबर क्या है, इस मोटर का क्या सीरियल नंबर कितना है। ये किलोवाट, ये मैकेनिकल इनपुट किलोवाट 5.5 kW है। ठीक है, ये टेम्परेचर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। इंसुलेशन क्लास F है। कनेक्शन इसका डेल्टा में करना है। और देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी 50 फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज कितना है, 380 या 415 रखना है डेल्टा में। ठीक है, या स्टार में रखना है 660 और 690 वोल्ट के बीच
अगर स्टार में चलाएंगे तो वो करना होगा। करंट इसकी 11 एम्पियर या 6.4 एम्पियर होगा। अगर डेल्टा में करेंगे तो 11 होगा और स्टार में करेंगे तो 6.4 होगा। ये सारी बातें 50 फ्रीक्वेंसी पर है। आरपीएम रोटेशन कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी होगी, रोटर स्पीड 2900 से 2920 के बीच नोट रखा गया है। पावर फैक्टर 0.89 से 0.86 तक है। बेरिंग का ड्राइविंग इंड का नंबर है 6208ZZ और नॉन ड्राइविंग इंड का 620 6208ZZ है। ठीक है, इस तरह से इसका ये है। ठीक है, इसके 60 फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, आरपीएम है, पावर फैक्टर है। ठीक है, अब ड्यूटीज़ का क्लास S1 है। ठीक है, अब देखिए वेट 66 kg है। इसका इंटरकनेक्शन दिखाया गया है। ये स्टार में है, मतलब कि U2 V2 W2 को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है और U1 V1 में सप्लाई दी गई है, तो स्टार में चलेगा। और डेल्टा में क्या करना है, U1 V1 W1 U2 V2 W2 हम बताए थे, ऐसे लिखना है और ये ऊपर नीचे शॉर्ट की गई है और इसको ये इस तरह से डेल्टा में चलता है। तो यह एक उदाहरण आपका एक मोटर के नेम प्लेट का है जो कि यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। अब देखिए मोटर का जो रोटर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट कंडक्टर होता है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, उसमें कोई संभावना जलने वगैरह की नहीं होती है। मुख्य रूप से मोटर का जो स्टेटर है, स्टेटर में 3 फेज की वाइंडिंग होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए। तो मान अब यहाँ पर एक फिगर में दिखाए हुए हैं, ये मोटर का ये है, इसके अंदर एक कॉइल U है, दूसरा कॉइल V है, तीसरा कॉइल W है। तो U से दो टर्मिनल U1 और U2 है, V का V1 और V2 है और W का W1 और W2 है। इस तरह से 6 टर्मिनल्स हुए। तो ये जो 6 टर्मिनल्स हैं, इस 6 टर्मिनल्स को या तो स्टार में या तो डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसमें सप्लाई वोल्टेज डालने के पहले हमें स्टेटर साइड में क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या टेस्ट कर लेनी चाहिए, वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहला कंटिन्यूटी टेस्ट। ये जो कंटिन्यूटी टेस्ट है कि अर्थात तीनों कॉइल का जो तीनों कॉइल का कंटिन्यूटी, तीनों कॉइल बीच में ब्रेक तो नहीं है, ये कंटिन्यूस है या नहीं, इसको देखने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। या मल्टीमीटर से U1 और U2 के बीच लगाते हैं तो कंटिन्यूस का बीप देगा। ठीक है, इस तरह सबसे पहले कंटिन्यूटी बीच, ये कॉइल बीच में ब्रेक तो नहीं है, इसको चेक करना है। ये ब्रेक नहीं रहना चाहिए, तीनों कॉइल कंटिन्यूस रहना चाहिए। अब दूसरा चीज़ इसमें देखना है, दूसरा चीज़ है रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये तीनों कॉइल का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, U1 U2 टर्मिनल पर हम रेजिस्टेंस वैल्यू मापेंगे मल्टीमीटर से। जितना रेजिस्टेंस वैल्यू है उतना ही रेजिस्टेंस वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली U कॉइल में, V कॉइल में और W कॉइल में बराबर होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस वैल्यू तीनों में बराबर होनी चाहिए। तो पहला तो कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूस तो नहीं है, कॉइल बीच में ओपन तो नहीं देखना है। दूसरा, अब उस कंटिन्यूटी में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, U कॉइल का, V कॉइल का और U कॉइल का, V कॉइल का और W कॉइल का। मतलब U1 U2 के बीच जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस V1 V2 के बीच, उतना ही रेजिस्टेंस W1 W के बीच होना चाहिए। ये अगर ये होना चाहिए तो ये ठीक है मानी जाती है। रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया। तीसरा है इंडक्टेंस वैल्यू टेस्ट। इंडक्टेंस वैल्यू टेस्ट में क्या करते हैं, इंडक्टेंस तो तब उत्पन्न होता है जब उसमें हम अल्टरनेटिंग वोल्ट करंट देते हैं। तो एक इंडक्टेंस मीटर आता है जिसके द्वारा बिना वोल्टेज डाले हम जिस तरह से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं,
उसी तरह से इंडक्टेंस भी कॉइल का डाल सकते हैं। तो इंडक्टेंस मीटर के द्वारा हम तीनों कॉइल का इंडक्टेंस देखते हैं और वो इंडक्टेंस जो वैल्यू आएगी हेनरी में होगा, वो हेनरी वैल्यू भी तीनों का लगभग बराबर होना चाहिए। अब अगला है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ये सर्किट टेस्ट के ये तीनों कॉइल तो अलग अलग कंटिन्यूस है, लेकिन यू कॉइल का भी कॉइल के साथ तो आपस में संपर्क नहीं हो गया है, या भी का डब्लू के साथ संपर्क नहीं आ गया है, या डब्लू का यू के साथ तो संपर्क में नहीं हो गया है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसी को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। तीनों कॉइल अलग अलग सेपरेटली होना चाहिए, बीच में कहीं एक दूसरे के संपर्क में तो आ तो नहीं गया है। इसको भी हम देखते हैं। यू का संबंध भी से नहीं हो, भी का संबंध डब्लू से ना हो, डब्लू का संबंध यू से ना हो, आपस में कोई कॉइल आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला अर्थ फॉल्ट टेस्ट। अर्थ फॉल्ट टेस्ट क्या है? ये अर्थ फॉल्ट टेस्ट में हम ये जो मोटर की जो वाइंडिंग की हुई है अंदर में, ये वाइंडिंग स्टेटर स्लॉट में डाली रहती है और स्टेटर स्लॉट प्लस जो कॉपर का कंडक्टर है उस दोनों के बीच कुचालक पदार्थ रखी जाती है। तो वो कुचालक पदार्थ जो है कॉइल को स्टेटर कोर से अलग करती है, ठीक है। तो वो अलग है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम अर्थ फॉल्ट टेस्ट करते हैं। कहीं उसकी मतलब कि वो कॉइल अगर अलग नहीं रहेगा क्या, तो उसका संपर्क बॉडी से दिखाएगा। तो बॉडी से संपर्क है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम अर्थ फॉल्ट टेस्ट करते हैं। यह टेस्ट जो है कि मेगर से भी हो सकता है, मेगर से अच्छा है, मेगर से हो सकता है, मल्टीमीटर से हो सकता है। लास्ट में है इंसुलेशन वैल्यू टेस्ट। तो इंसुलेशन वैल्यू टेस्ट क्या है कि जो स्टेटर का के अंदर जो स्लॉटें हैं, स्लॉट में पहले कुचालक पदार्थ डाली जाती है और कुछ उस कुचालक पदार्थ क्या करता है, कॉइल को स्टेटर से अलग रखता है। तो कितना अलग है दोनों के बीच में, आपस कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस वैल्यू से दोनों के बीच अलग है, उस वैल्यू को, उस रेजिस्टेंस वैल्यू को ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये अलग आपका अर्थ फॉल्ट तो नहीं बताएगा, अर्थ फॉल्ट अगर नहीं है, लेकिन वो इंसुलेशन अगर वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की माप कर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा मेगर से की जाती है। मेगर दो तरह का होता है, एक एलटी मेगर होता है, दूसरा एचटी मेगर होता है। तो एलटी मेगर हमेशा 500 वोल्ट सप्लाई वो इंड्यूस करती है और उससे टेस्ट की जाती है, तो एलटी मेगर। और एचटी मेगर 2500 वोल्ट उत्पन्न करके जब उसमें वोल्टेज देके दिखी जाती है तो वह एचटी मेगर होता है। तो नॉर्मल रूप से एलटी मेगर का ही प्रयोग करते हैं। एलटी मेगर से हम देखते हैं कि मेगर के एक टर्मिनल्स को उसके U1 पर लगाते हैं और दूसरे को हम उसके बॉडी के साथ लगाते हैं, तो देखते हैं कि ये कितना, और मेगर को अब घुमाई जाती है 120 आरपीएम पर, 120 रोटेशन पर मिनट 120 आरपीएम पर घुमाते हैं। तो मेगर का जो रीडिंग होता है वो मेगा ओम में होता है। ये मेगा ओम का रीडिंग कम से कम 3 मेगा ओम जरूर होनी चाहिए किसी मोटर के लिए। वैसे तो 1 मेगा ओम में भी चल सकता है। जब चलने के बाद जब गर्म होता है तो इंसुलेशन वैल्यू बढ़ता है। तो यह जो वैल्यू है इंसुलेशन वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वैल्यू वीक हो, कमज़ोर हो, तो जैसे ही सप्लाई देंगे मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाएगी। तो इसका 2 वैल्यू होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस IR15 मतलब 15 सेकेंड तक उसको चलाते रहने से उसको 15 सेकेंड पर जो वैल्यू होती है वो उसका
IR15 वैल्यू कहलाता है। और 60 सेकंड अर्थात 1 मिनट तक चलाते रहने के बाद जो उसका वैल्यू आएगा वो उसका IR60 कहलाता है। तो हमेशा R60 का मान R15 से R15 से अधिक होना चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए? 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। R60 ग्रेटर देन R15 इंटू 1.5, ठीक है। और मोटर का इंसुलेशन वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए किसी मोटर का, उसको निकालने का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला डाल दिया है। इंसुलेशन वैल्यू इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, उसके स्टेटर में कितना लाइन वोल्टेज हम देते हैं, तो मुख्य रूप से 450 देते हैं लाइन वोल्टेज, बटे 100 प्लस कितना किलोवाट का मोटर है और उसका पावर फैक्टर कितना है। किलोवाट में पावर फैक्टर से भाग दे देंगे तो केवीए निकल जाएगा। 100 प्लस केवीए से भाग दे देंगे सप्लाई वोल्टेज में, तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू कहलाएगा, मेगर वैल्यू कहलाता है। इतना तो होना ही चाहिए। तो ये सारे जो 6 टर्म्स मैंने देखा कि 6 टेस्ट किसी भी मोटर के स्टेटर में सप्लाई देने के पहले हमें ये 6 टेस्ट कर लेनी चाहिए। कौन कौन सा? तो कंटिन्यूटी टेस्ट, रेजिस्टेंस वैल्यू टेस्ट, इंडक्टेंस वैल्यू टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अर्थ फॉल्ट टेस्ट, इंसुलेशन वैल्यू टेस्ट। तो कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब था कि कॉइल बीच में तो कटा हुआ ओपन तो नहीं हो गया है। रेजिस्टेंस वैल्यू का मतलब है कि अगर कटा हुआ नहीं है तो तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग बराबर होना चाहिए। इंडक्टेंस वैल्यू भी तीनों का हैंडी तीन बराबर होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि तीनों कॉइल आपस में एक दूसरे से कहीं एक दूसरे के संपर्क में तो नहीं आ गया है, तो इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अर्थ फॉल्ट अर्थात उसकी कॉइल वाइंडिंग बॉडी के साथ तो टच नहीं हो रहा है, इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इंसुलेशन वैल्यू अगर उसके बॉडी से अलग है कॉइल वाइंडिंग तो कितना अलग है, उसकी वैल्यू क्या है मेगा ओम में, तो ये सारे इंसुलेशन वैल्यू टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कहते हैं। इतना टेस्ट तो करने के बाद ही मोटर के स्टेटर में वोल्टेज सप्लाई दी जानी चाहिए। वो अगर ये सारी चीज़ें सही है तो तभी उसमें सप्लाई दी जा सकती है या देना चाहिए, नहीं तो मोटर किसी भी केस में ये सारे टेस्ट में से कोई भी टेस्ट अगर सही नहीं निकलता है, अगर सप्लाई दे देते हैं तो मोटर का कॉइल जल जाएगा। अगर स्टार में कनेक्टेड है तो 2 कॉइल जलेगी, डेल्टा में कनेक्टेड है तो 1 कॉइल जलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इन सारे टेस्ट कर सही होने के बाद भी अगर सप्लाई दे दी गई और मोटर चल रहा है, अब मोटर के रनिंग कंडीशन में अगर मोटर का लाइन वोल्टेज रैंडमली बढ़ जाता है या रैंडमली कम हो जाता है, ठीक है, या चलते चलते वह शॉर्ट हो जाता है, मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, या मोटर वाइंडिंग का संबंध बॉडी से हो जाता है, अर्थ फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वीक हो जाती है, अर्थ फॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में रनिंग कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए या इसकी होने की संभावना हो तो इसके लिए हम इससे मोटर को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से उपकरण का प्रयोग की जाती है उसको पढ़ना जरूरी है। इसके आगे हम देखते हैं उसको। इस सारे टेस्ट से बचने सही है, लेकिन रनिंग कंडीशन में ये फॉल्ट अगर आ जाती हो तो वह मोटर के कॉइल को जलने से बचा ले, उसको प्रोटेक्ट करे। उसके प्रोटेक्शन को हम आगे देखते हैं। ये प्रोटेक्शन जो है, ये प्रोटेक्शन भी 6 तरह का होगा। ये कौन कौन सा प्रोटेक्शन है? तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अभी जिस समय सप्लाई वोल्टेज दिए 415 वोल्ट था, लेकिन रैंडमली वोल्टेज कम हो गया,
तो जब वोल्टेज कम हो गया तो टार्क उसके स्क्वायर में कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे मोटर का कॉइल जलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, ओवर वोल्टेज, वोल्टेज रैंडमली बढ़ गया तो ये भी गलत, ये भी सही नहीं है कि 415 किलो वाइंडिंग की गई है और रैंडमली वोल्टेज 500 हो जाता है, 515 हो जाता है, तो उस केस में भी कॉइल जलेगी। चूँकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से हीट बढ़ेगा, कॉइल जलेगी। ओवर करंट प्रोटेक्शन, तो अगर मोटर चल रही है तो अंडर वोल्टेज के लिए जो उपकरण उपयोग करते हैं उसको UVP कहते हैं, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवरलोड में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, या किसी कारण से मोटर पर लोड बढ़ गया, वो करंट ज़्यादा लेने लगा, तो जो रेटेड करंट है, जो फुल लोड करंट मोटर पर अंकित है, उससे ज़्यादा करंट लेने लगे तो उस केस में भी मोटर का कॉइल जलने की संभावना बनी रहती है। तो इस तीनों के लिए, चाहे तो ओवर वोल्टेज हो जाए या ओवर करंट हो जाए या ओवरलोड हो जाए, किसी भी कारण से, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, मोटर का कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाए, तो इस चारों फैक्टर्स में से कुछ भी कारण होगा तो लोड करंट जो है मोटर ज़्यादा लेना शुरू कर देगा और मोटर जल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं, अंडर वोल्टेज के लिए UVP का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे प्रोटेक्शन, चाहे वह ओवर वोल्टेज हो, ओवर करंट हो जाए, या लोड के अधिक होने से ओवर करंट हो जाए, या शॉर्ट सर्किट के कारण से वह अधिक करंट लेने लगे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, मोटर में दी जाने वाली मोटर द्वारा ली जाने वाली करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कॉइल जल जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अगर सिर्फ ओवरलोड है, ओवरलोड मतलब रेटेड करंट, अगर उस पर मोटर पर लोड रेंडमली बढ़ जाए तो ज़्यादा करंट लेना शुरू करेगा, या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस केस में ज़्यादा लोड करंट लेने लगेगी। तो इस दोनों केस को दूर करने के लिए MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। एक स्पेशल, अच्छा आगे देख लेते हैं, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो शॉर्ट सर्किट के केस में ज़्यादा करंट लेगी। अर्थ फॉल्ट, अगर उसका कॉइल चलते चलते बॉडी के साथ संपर्क में आ जाए तो अर्थ फॉल्ट हो जाता है। तो अर्थ फॉल्ट अगर उसका करंट बॉडी में लीक करने लगता हो, इसके लिए ELCB का प्रयोग करते हैं, जिसको ELCB या उसको RCCB के नाम से भी जानते हैं, या RCD के नाम से जानते हैं। ELCB अर्थ लाइन सर्किट ब्रेकर, ये इसका पुराना नाम है। कॉइल का करंट बॉडी में रिझने लगे, पसीजने लगे, लीक करने लगे तो उसको लीकेज करंट कहते हैं। तो यह अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका इसी से प्रोटेक्शन दिलाता है। RCCB, ये ELCB का ELCB पुराना नाम है, अब इसका नया नाम इंडिया में इसी को अभी के समय में RCCB करते हैं। जो इंडिया का प्रोडक्ट होगा, यहाँ इसका ELCB को RCCB नया नाम हो गया। यही चीज़, यही ऑपरेटर्स USA में इसको RCD कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा लास्ट है सिंगल फेजिंग। अगर 3 फेज कंटिन्यूस रैंडमली कोई एक फेज नहीं जाए, 2 फेज मोटर को मिलने लगे, तो इसको कहते हैं सिंगल फेजिंग। तो सिंगल फेजिंग सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर है। सिंगल फेजिंग होने की अवस्था में मोटर भी जल जाएगा, मोटर का कॉइल जल जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए SPP का प्रयोग करते हैं, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ मोटर के प्रोटेक्शन के लिए एक जो ऑपरेटस है, चाहे वह ओवरलोड हो, अंडर वोल्टेज हो, अर्थ फॉल्ट हो, सिंगल फेजिंग हो, ये सारे चीज़ से प्रोटेक्ट करने वाला का जो सामान का नाम है उसको
MPCB कहते हैं। ये MPCB जो है यह एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो मोटर को ओवरलोड से, चाहे वह ओवरलोड ज़्यादा उस पर लोड देने के कारण चलता हो, या शॉर्ट सर्किट होने के कारण से चलता हो, या जिस भी कारण से चलता हो, तो ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है, अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती है, सिंगल फेजिंग से प्रोटेक्ट करती है और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती है। तो ये चारों के चारों फैक्टर्स से मोटर को बचाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है उसको MPCB कहते हैं, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये सारे प्रोटेक्टिंग डिवाइस हैं। तो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, तो ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो है प्रयोग किया जाता है अब देखिए, पहले सारे प्रोटेक्टिंग डिवाइस का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। सारे प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो है, पहला है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को MCB शॉर्ट में कहते हैं। यह प्रोटेक्टिंग डिवाइस मोटर के स्टेटर का जो वाइंडिंग है उसको ओवरलोड होने से बचाती है और शॉर्ट सर्किट केस में बचाती है। अगर मोटर पर लोड ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा लेने लगा, तो इस केस में मोटर को दी जाने वाली लाइन वोल्टेज को से वो कट कर देता है, या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण से करंट ज़्यादा लेने लगता है तो मोटर में दी जाने वाली सप्लाई वोल्टेज को कट कर देता है ऑटोमेटिकली। इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। दूसरा MCCB, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ये मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर है, यह एक आइसोलेटर की तरह काम करता है जो ओवरलोड से बचाती है और शॉर्ट सर्किट से बचाती है। MCB की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो रेटिंग है, करंट रेटिंग, यह बहुत ऊंचा होता है। यह 63 एम्पियर से शुरू ही होता है, 63 एम्पियर से लेकर 2500-3200 एम्पियर तक इस रेटिंग का प्रयोग होता है। यह आइसोलेटर के रूप में, मेन स्विच के रूप में काम करता है। MCCB, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, यह मोटर के प्रोटेक्टिंग के लिए नहीं है। यह मेन, जैसे ICTP मेन स्विच का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह से MCCB का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे क्या है, कोई भी फॉल्ट होने से इसका यह अपने आप ऑटोमेटिकली यह ऑफ हो जाता है। ऑटोमेटिकली यह जो है कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। अगला MPCB, तभी देखे थे, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर जो है, ये क्या है, ये सिर्फ स्पेशली मोटर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यह जो है किन किन से बचाती है मोटर को? मोटर को बचाने का मतलब है कि मोटर के स्टेटर में 3 फेज की वाइंडिंग है, उसके कॉइल को जलने से बचाना। किस केस में बचाती है? ओवरलोड के केस में बचाती है। शॉर्ट सर्किट, कॉइल का शॉर्ट सर्किट होने पर यह बचाती है। अर्थ फॉल्ट के केस में बचाती है। सिंगल फेज के केस में बचाती है और अंडर वोल्टेज के केस में बचाती है। ये सारे के सारे पैमाने के 5 जो टर्म्स हैं, ओवरलोड, सिंगल शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, सिंगल फेजिंग, अंडर वोल्टेज, ये सारे चीज़ से मोटर को बचाती है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो ये स्पेशली मोटर के लिए प्रयोग की जाती है। अगला है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यह पुराना नाम है जो कि ठीक है, इसका नया नाम इंडिया में RCCB है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB, RCD ये USA द्वारा नाम है, रेसिडुअल करंट
डिवाइस RCD, ठीक है। ये चारों जो है, चाहे तब ELCB कहें, RCCB कहें या RCD कहें, ये चीज़ क्या करती है, यह जो है अर्थ फॉल्ट से बचाती है, ठीक है। ये लीकेज फॉल्ट से बचाती है। कॉइल में से करंट जब बॉडी में लीक करने लगता है तो उस केस में सर्किट को ब्रेक करती है। सिर्फ एक ही इसका काम है, लीकेज से। एक नया चीज़ है जो कि देखते हैं, RCBO। ये RCBO क्या है? रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन मतलब ये MCB और ELCB का संयुक्त रूप है। MCB और RCCB को दोनों को कंबाइन करके जो बनाया गया एक साथ, इसको RCBO कहते हैं। RCBO क्या क्या प्रोडक्ट करेगी? तो ओवरलोड से करेगी, क्योंकि MCB ओवरलोड से करती है, शॉर्ट सर्किट से MCB करती है, और ELCB किससे करती है? ELCB अर्थ लीकेज से करती है, लीकेज करंट से। इसलिए यह ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट तीनों से बचाने वाला जो एपरेटस है वह RCBO कहते हैं। यह MCB और RCB का संयुक्त रूप है। अब देखिए, कुछ टर्म्स हैं। क्या टर्म है? कुछ टर्म हैं जो कि मोटर के केस में प्रयोग होता है। जैसे मोटर का मैकेनिकल इनपुट किलोवाट, मोटर कितने वाट का है, कितना वाट है, कितना किलोवाट है, कितना HP है। तो मोटर को दो ही रेटिंग है, या तो किलोवाट में होगा या HP में होगा। अगर किलोवाट में है तो उसको HP में कन्वर्ट करने के लिए 1.34 से गुना करते हैं, या HP में है तो 0.746 से भाग देते हैं। यही तो है। तो मान लिया कि कोई मोटर 7.5 किलोवाट का है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.34 से गुणा करेंगे तो यह 10 HP के बराबर होगा। अब ये 10 HP का मोटर है, तो बिना करंट दिए, बिना सप्लाई दिए एक कैलकुलेशन करना है कि इसका फुल लोड करंट कितना होगा, फुल लोड पर ये कितनी करंट लेगी। तो इसका जो 7.5 kW का है, 10 HP का है, तो इसका मोटर के नेम प्लेट के आधार पर यह 14 एम्पियर करंट लेगी। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से एक रफ आइडिया के आधार पर जितना HP है, HP का 1.5 गुना करंट, 10 HP तो 10 × 15, तो 1.5 गुना HP का 1.5 टाइम्स करंट अप्रॉक्सीमेटली उसका फुल लोड करंट होता है। लगभग 1.5 गुने करंट के बराबर इसका फुल लोड करंट होता है HP का। तो 7.5 kW 10 HP तो 10 × 15 एम्पियर मतलब 14 एम्पियर से 14 एम्पियर है, तो 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगा। स्टार्टिंग करंट, तो फुल लोड करंट जो निकला उस करंट पर अगर उसके मोटर के शाफ्ट पर कोई लोड नहीं डाले हैं, उस पर कोई लोड नहीं डाला गया है, सिर्फ यूं ही रन करा रहे हैं, तो नो लोड कहते हैं उसको। तो नो लोड की केस में कितना करंट लेगा वह है कि जो है उसका नो लोड करंट कहते हैं। तो नो लोड करंट फुल लोड करंट का 30 से 40% करंट लेना चाहिए, इससे अधिक नहीं लेना चाहिए नो लोड की अवस्था में। फुल लोड करंट का 30 to 40% करंट नो लोड करंट करता है। स्टार्टिंग करंट, मोटर को स्टार्ट करने के लिए जैसे ही स्टार्ट करते हैं वो उसमें कितना करंट लेगा, यह 5 से 10 मिलीसेकेंड के लिए करंट लेता है। यह करंट जो है फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट,
5 to 7 टाइम्स करंट जो है वह स्टार्टिंग करंट लेता है। अगर फुल लोड करंट 14 एम्पियर है तो 14 × 5 = 70, अच्छा 70 98, 70 से 98 एम्पियर के बीच में स्टार्टिंग करंट लेगा और वह करंट 5 से 10 मिली सेकेंड तक के लिए लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना ही देता है। तो नो लोड करंट हो गया। अब क्या देखें, एचपी देखें कितना किलोवाट है, तो फुल लोड करंट कितना होगा। पहले एचपी कितनी होगी, तो किलोवाट को हम 1.34 से गुना कर देंगे तो एचपी निकल जाएगा। एचपी का 1.5 गुना जो है करंट फुल लोड करंट होगा, ठीक है, फुल लोड करंट होगा। और स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना के लगभग बराबर होगा। और नो लोड करंट जो है 30 से 40% के बीच में होगा। फ्यूज रेटिंग उसमें हम प्रोटेक्टिंग डिवाइस का जो फ्यूज रेटिंग है वो कितना का होगा, फ्यूज कितना लगाना पड़ेगा। तो फ्यूज रेटिंग है, रेटिंग ऑफ फ्यूज वह 3 टाइम्स ऑफ एचपी का 3 गुना करंट जो है 10 एचपी है तो 10 या 30 एम्पियर, 30 एम्पियर का फ्यूज उसमें लगाना होगा। या फुल लोड करंट का 1.5 गुना करंट लगाना के बराबर फ्यूज रेटिंग लगानी पड़ेगी। अगर हम ब्रेकर उसमें लगाना चाहते हैं, एमपीसीबी या एमसीबी लगाना चाहते हैं, तो उसका रेटिंग कैसे निकालते हैं। तो ब्रेकर का रेटिंग निकालने के लिए ब्रेकर जो रेटिंग होता है वो पहले देखते हैं कि मोटर कितना किलोवाट का है। तो किलोवाट को केवीए में बदलना पड़ेगा। तो किलोवाट में पावर फैक्टर से भाग दे देंगे तो केवीए हो जाएगा। और उस केवीए में √3 इंटू लाइन वोल्टेज से गुना करके उसमें भाग दे देंगे। √3 को लाइन वोल्टेज से गुना कर देंगे और केवीए में भाग दे देंगे। जितना वैल्यू आएगा उसको 1.25 से गुना कर देंगे। जितना वैल्यू आएगा उसको जितना वैल्यू आएगा वो करंट हो गया ब्रेकर रेटिंग। लेकिन इस सेफ फैक्टर क्या है, एक सेफ फैक्टर 25% वैल्यू को सेफ फैक्टर के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए उसमें जो करंट वैल्यू आएगा उसका 25% वैल्यू निकाल के उसमें और उसमें ऐड कर देंगे या उसको 1.25 से गुना कर देंगे। तो जितना अप्रॉक्स वैल्यू आएगा उसी वैल्यू का उसमें ब्रेकर लगाना चाहिए। या मोटा मोटी एचपी का 3 गुना करंट। केबल रेटिंग उसमें जो तार लगेगा उसका निकालने के लिए फुल लोड, अगर कॉपर का केबल हम लगा रहे हैं तो फुल लोड करंट में हम 6 से भाग दे देंगे। जितना वैल्यू आएगा उतने वैल्यू का कॉपर केबल mm² में लगेगा। उतने वैल्यू के बराबर लगभग में उतना mm² का केबल लगेगा। एल्युमिनियम का लगाना चाह रहे हैं तो उसमें 4 से भाग दे देंगे। किस में 4 से भाग देंगे, फुल लोड करंट में। फुल लोड करंट में 4 से भाग दे देंगे। जितना वैल्यू आएगा उतने वैल्यू के mm² का केबल हम यूज करेंगे। फुल लोड करंट कितना होगा, तो फुल लोड करंट को हम अगर मोटर के नेम प्लेट से ना देख करके ऐसे कैलकुलेट करना चाहें तो किलोवाट को पहले वाट बदल देंगे, किलोवाट इंटू 1000 बटे √3 गुना लाइन वोल्टेज 415 इंटू पावर फैक्टर 0.8, ये जो होगा वो रखेंगे, गुना एफिशिएंसी। ये चारों चीज़ से √3 लाइन वोल्टेज पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। किस पर, केवीए में भाग देंगे, किलोवाट में भाग दे देंगे। किलोवाट को वाट बना उसमें भाग दे देंगे। जितना वैल्यू आएगा उसमें उसका 2 से 2.5% और हम जोड़ देंगे। जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू फुल लोड करंट कहलाता है। तो पहले फुल लोड करंट ज्ञात करनी है। फुल लोड करंट के बाद जो है कि वह उसका स्टार्टिंग करंट कितना लेगा, ठीक है, स्टार्टिंग करंट कितना लेगा, नो लोड करंट क्या होगा, फ्यूज रेटिंग क्या होगी, ब्रेकर साइज क्या होगा,
ये सारी चीज़ को निकालने के बाद ही हम इसके अनुरूप इसका सर्किट पावर सर्किट बनाते हैं। अब पावर सर्किट हम किसको कहते हैं? तो पावर सर्किट हम पहले देख चुके थे। पावर सर्किट हम उसको कहते हैं जब थ्री फेज मोटर में हम सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज को मोटर के टर्मिनल तक पहुंचाने का जो ये पाथ है, इस पाथ को ही हम पावर सर्किट कहते हैं। अर्थात लाइन वोल्टेज को मोटर में देना। तो वोल्टेज सिर्फ देना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे मोटर को प्रोटेक्ट करना है, जो रेंडमली कभी भी हो सकता है। अंडर वोल्टेज हो सकता है, ओवर वोल्टेज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लीकेज करंट हो सकता है, सिंगल फेजिंग हो सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर से मोटर को बचाने के लिए पावर सर्किट में सबको इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, 3 फेज का सप्लाई हम यहाँ से लिए। अब यहाँ एक मेन ब्रेकर यूज किए हुए हैं, जिसको MCCB या ICTP मेन स्विच यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम सिंगल फेजिंग लगाए, सिंगल फेजिंग का यूज किए। सिंगल फेजिंग के बाद MCB या MPCB लगाए हुए हैं। MPCB के बाद कॉन्टैक्टर, जो कि मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने के संदर्भ में क्विकली, वह यही चीज़ मेन है जो कि यहाँ तक तो वोल्टेज आकर के रुका रहेगा, ऊपर तक वोल्टेज यहाँ आके रुका रहेगा। अब कॉन्टैक्टर से ओवरलोड लगाए हैं, ओवरलोड से मोटर में डाले हुए हैं। तो कॉन्टैक्टर से ओवरलोड होते हुआ मोटर में जो वोल्टेज पहुँचेगा, वह उसको कंट्रोल करता है ये कॉन्टैक्टर। ये कॉन्टैक्टर ही ऊपर सोर्स से आए हुए वोल्टेज को मोटर में जाने देता है। ये कब नहीं जाने देगा, इसको यह जो है मेक एंड ब्रेक करने का काम करती है। और वह क्विकली करता है और एक साथ तीनों को जाने देता है, एक साथ तीनों को बंद करता है, नहीं तो सिंगल फेजिंग हो जाएगी। तो ये कॉन्टैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये देखिए, सोर्स से लेकर इस मोटर तक पहुंचने का जो पाथ है, ये पाथ आपका जो है कि पावर सर्किट हो गया। तो पावर सर्किट में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं? तो पावर सर्किट में देखें, पहले एक मेन स्विच हो गया, मेन स्विच है, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है, ओवरलोड के लिए MCB या शॉर्ट सर्किट के लिए MCB या MPCB लगाए तो सारा जो है कि ये प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद कॉन्टैक्टर यूज करेंगे, ओवरलोड रिले यूज करेंगे, तब मोटर में जाने देंगे। तो ये पावर सर्किट है। अब इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए मेक एंड ब्रेक का काम कॉन्टैक्टर करता है। तो इस मेक एंड ब्रेक का काम को, इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए अलग से सर्किट बनाई जाती है, जो कि कंट्रोल सर्किट कहलाती है। यह कॉन्टैक्टर कब ऑन होगा, जैसे ऑन होगा तो वोल्टेज जो है मोटर तक जाएगी, जैसे ऑफ होगा वोल्टेज जाना मोटर को कट कर देगा या कॉन्टैक्टर करेगा। इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक अलग सर्किट बनाते हैं, जो इस कंट्रोल सर्किट के नाम से जानते हैं। इसको भी यहाँ पर मैंने बनाया है, देखिए। देखिए, यहाँ पर एक L1 लाइन है, एक ब्रेकर लगाए हुए हैं MCB, और ये जो है कि R फेज है। ये EPB है, इमरजेंसी पुश बटन। ये अगर कुछ इसको इमरजेंसी कहीं से अगर इसको बंद करना है तो ये इसको दबाने से, यह है NC कॉन्टैक्टर, जैसे दबाएंगे दिखाई तो पड़ रहा है कि इसमें ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट टच नहीं कर रहा है, लेकिन जब इस पॉइंट के बाईं तरफ से ये वाला भाग बाईं तरफ रहता है तो ये NC रहता है, ये दोनों सटा हुआ रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। और ये भी NC स्टॉप पुश बटन लोकल मोटर के पास है,
और ये स्टार्ट है जो देखते हैं इस पॉइंट के बाईं तरफ है, इसका कॉन्टैक्ट एनो है। इसको दबाएंगे, इस पुश करेंगे तब इसको टच करेगा और आगे बढ़ने देगा। ये ओवरलोड है, ओवरलोड का एनसी कॉन्टैक्ट है। ये कॉन्टैक्टर का कॉइल है, इसको जैसे कॉन्टैक्टर के कॉइल को लाइन जाएगा, ओवरलोड के कॉन्टैक्ट से गया और जैसे ये कॉइल में लाइन जाएगा, ये कॉइल एनर्जाइज होगा। जैसे एनर्जाइज होगा त्यों ही ये कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट सील हो जाता है। कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट, पावर कॉन्टैक्ट आपस में सट जाता है और वोल्टेज को मोटर तक पहुंचाने लगता है। फिर जैसे इसको ऑफ करना है तो स्टॉप बटन दबा देंगे तो ये डिसएनर्जाइज हो जाएगा, फिर ये यहीं आके रुका रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेक एंड ब्रेक का काम इस सर्किट से लेते हैं तो कंट्रोल सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ये पावर सर्किट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, तो हम आगे एक आपको कॉमन सर्किट देखते हैं आपके सामने रखते हैं, जो कि एक नहीं 3 मोटर का पावर सर्किट है जो आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर देखिए L1 L2 पावर सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें 3 मोटर M1 M2 और M3 ये 3 मोटर है। ठीक है, ये तीनों मोटर में हम एक मेन स्विच लगाए हुए हैं, ICTP मेन स्विच। ये जो है कि ये 3 सोर्स लाइन वोल्टेज का सोर्स है L1 L2 L3, और इसको आगे कट करने के लिए, आगे मेक एंड ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एक ICTP मेन स्विच लगाए हैं। जैसे ऑन करेंगे यह तीनों लाइन का एक बस बार हो जाएगा। ये बस बार में तीनों फेज रहेगा और इस तीनों फेज से यहाँ क्या, ये देखिए इस M1 मोटर तक लाइन पहुँचाने के लिए, वोल्टेज पहुँचाने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पर कनेक्ट है तीनों, ये तीनों कनेक्ट है अभी। अब इसके बीच में क्या लगा है, MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जो कि मोटर को अंडर वोल्टेज से, सिंगल फेजिंग से, ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से, सारी चीज़ से इसको बताएगा। MPCB लगाए हुए हैं, तो ये वाला भाग MPCB का भाग है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भाग जो है ये कॉन्टैक्टर का भाग है, कॉन्टैक्टर का पावर कॉन्टैक्ट है। फिर नीचे ओवरलोड है और मोटर चला गई है। तो इस सर्किट में हम देखते हैं कि जो वोल्टेज है वह इस कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले पॉइंट तक तो आया हुआ है और नीचे वाले पॉइंट से मोटर तक का कनेक्शन यह जुटा हुआ है। तो यह यहाँ से लेकर ये मोटर में कब आएगा, जब ये कॉन्टैक्टर का पावर कॉन्टैक्ट आपस में सटेगा, ये दोनों आपस में सट जाएगा, सटेगा, तीनों आपस में सटेगा, तो तभी जो है वोल्टेज मोटर तक पहुँचेगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सर्किट बनाई जाती है। तो ये जो पावर कॉन्टैक्ट है यहाँ पर ओपन है, तो ये कब मेक एंड ब्रेक होगा वो डिपेंड करता है इसके कंट्रोल सर्किट पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो है कि 3 पावर सर्किट है, M1 मोटर के लिए, M2 मोटर के लिए और M3 मोटर के लिए। यह 3 फेज लाइन वोल्टेज को मोटर तक पहुँचाने का एक पाथ है। तो पावर सर्किट ऑफ मोटर हो गया। अब देखिए तीनों में 3 MPCB है, 3 पावर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्टर का ओवरलोड है, फिर मोटर में गया हुआ है। अब आगे देखिए तीनों मोटर का जो कंट्रोल सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट क्या है, देखिए अब मोटर M1 के लिए कॉन्टैक्टर C1 का प्रयोग किए हुए हैं, M2 के लिए C2 और M3 के लिए C3 का प्रयोग किए हुए हैं। तो C1 को कब एनर्जाइज करने के लिए एक दोनों के लिए DP मेन स्विच लगाई गई है, R फेज यहाँ लिया हुआ है और इसका मीटर लिया हुआ है। तो ये एक R का एक लाइन हो गया और यहाँ से आया, स्टॉप पुश बटन में गया, स्टॉप से स्टार्ट में गया, स्टार्ट से इसके एनर्जाइज कॉइल में गया, कॉन्टैक्टर कॉइल में, और ओवरलोड से होता हुआ वापस चला गया।
तो जैसे C1 एनर्जाइज होगा तैसे पावर कॉन्टैक्ट जो है वहाँ पर ऑन होगा और मोटर को सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नजर क्या होगा, जब इस स्टार्ट पुश बटन को हम दबाएंगे तो यह इस तरह से नजर लगा। जैसे ये एनर्जाइज होगी, पिकअप हो जाएगा, तो इसका कॉन्टैक्ट C1 का जहाँ जहाँ होगा वो 3 गो पावर कॉन्टैक्ट ऊपर है और एक होल्ड डाउन कॉन्टैक्ट है C1 का, जो कि इस रास्ते से ऐसे पाथ पूरा कर लेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली स्टार्ट पुश बटन जो है कि ख़त्म होने मतलब छोड़ने के बाद भी ये इस रास्ते से इस तरह से यह पाथ पूरा कर लेगा। ठीक है, अब स्टॉप करना है तो अभी क्या हुआ, इस तरह से आ रहा था, इस तरह से आ रहा था। अब स्टॉप करना है तो इस स्टॉप पुश बटन को दबाएंगे, यहीं तक आके इधर जाना बंद हो जाएगा, डिसएनर्जाइज होगा, फिर पावर कॉन्टैक्ट ऑफ मोटर ओपन हो जाएगी और मोटर चलना बंद हो जाएगा। तो ये तीनों मोटर का ये कंट्रोल सर्किट है, इसको कंट्रोल सर्किट कहते हैं, और वो पावर सर्किट था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इसका अगला भाग हम लोग देखेंगे। थैंक्स।